दमदार एक्सपर्ट हमारे साथ इस शो में जुड़ेंगे। समीर अरोड़ा साहब हीलियस कैपिटल के सिंगापुर से, और उनसे जानेंगे उन्होंने कैसे रीड किया अमेरिका की गिरावट को और भारतीय बाजारों में जो आज रिकवरी देखने को मिल रही है उसको। लेकिन बाकी के मेहमानों को जोड़ के बाद फिर समीर अरोड़ा साहब से बात करेंगे। बाजार में एक रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन देखिए उसके बाद ऊपरी स्तरों से फिर से थोड़े से हल्के होते हुए। अरे वाह, मुझे समीर अरोड़ा साहब दिख रहे हैं, तो पहले उन्हीं के पास चलते हैं। अरोड़ा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कैसे देखा आपने अमेरिका के बाजारों में जो देर रात गिरावट देखने को मिली? आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस फॉल को? गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम इंडिया। आई थिंक थोड़ी तो फॉल होनी चाहिए, नहीं तो लोग इतना अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट्स वन वे होती हैं एंड ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो गई थी यूएस मार्केट भी और उसको देखकर इंडियन मार्केट भी। तो अगर वो एक दो दिन का ही करेक्शन रहे तो हम उसको हेल्दी करेक्शन देख के आगे चले लाइफ में। तो बट इतना तो जस्टिफाइड था कि किसी दिन ये जो वीकर स्टॉक्स हैं, जैसे वो वहाँ के क्रूज स्टॉक्स एंड एयरलाइन स्टॉक्स एंड ऑल दैट, उनका इतना बढ़ना बिल्कुल गलत ही था। तो उस हिसाब से ठीक है वो करेक्शन, और यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन तो होना चाहिए। इट कैन नॉट बी सो वन साइडेड। अरोड़ा साहब, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ में। ये बताइए, अनलॉक 1.0 को आप कैसे देख रहे हैं सिंगापुर से बैठे हुए? किस हिसाब से आपको हमारे भारतीय बाजार परफॉर्म करते हुए दिखते हैं? कौन से ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर दिक्कत है और कौन से ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर आप एडवाइस कर रहे हैं कि लॉन्ग कॉल्स ली जा सकती हैं? सो जी, पहली बात है कि सिंगापुर इटसेल्फ बहुत डिसिप्लिन्ड है अपने अनलॉक में। सिंगापुर तो मैं उससे देख के फिर इंडिया को देखता हूँ, क्योंकि सिंगापुर की मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट की थोड़ा अच्छी है। तो उन्होंने अभी तक पूरा नहीं खोला, उन्होंने अभी तक मॉल्स नहीं खोले, उन्होंने अभी तक स्टोर्स नहीं खोले, रिटेल स्टोर्स नहीं खोले, और यहाँ की टेस्टिंग मेरे ख्याल से वर्ल्ड में मे बी काफी ऊपर होगी। तो इंडिया में जो अनलॉक 1.0 किया गया है उसका एक और नाम हो सकता है राम भरोसे, कि आपने खोल दिया लेकिन किसी को नहीं पता कि एक तो आपने उनको डराया नहीं पब्लिक को प्रॉपर्ली। मुझे लगता है कि लास्ट फ्यू वीक्स में जब से अनलॉक 1 हुआ है, आपने पब्लिक को डराया नहीं कि अभी भी रिस्क बहुत ज्यादा है, हम खोल रहे हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजन। ऐसे बोल तो नहीं सकते, बट जो भी स्टोरी करके बोलिए कि भाई अभी, लेकिन आपने उनको छोड़ दिया, और ये इंडिया में रिस्क बहुत बढ़ जाता है इससे। सेकेंड बात ये है कि अनलॉक 1.0 में अगर कोई कंपनी आके बोले कि मेरे को बड़े डिमांड मिली, या जैसे किसी रिटेल की मैं कॉन्फ्रेंस कॉल सुन रहा था, उसने कहा कि 100% ऑफ कस्टमर्स जो आए उन्होंने कुछ खरीदा और पहले नहीं होता था। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि अभी कोई विंडो शॉपिंग करने के लिए नहीं जा रहा है। अभी लोग अपनी जो जरूरत है, जो पेंट अप डिमांड है, अगर किसी को टीवी, अगर आप 47 डिग्री दिल्ली में टेम्परेचर हो गया तो अगर एसी बिक गए तो इसमें कोई ग्रेट बात नहीं है, या किसी के लैपटॉप बिक गए, वो तो बिकने ही है क्योंकि अब आपने सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया। ये बात है उसके बियॉन्ड, एंड वो बियॉन्ड में इतना ज्यादा कहना कि सब ठीक हो गया, अगर सब ठीक है तो ठीक है, गवर्नमेंट भी ठीक है, उन्होंने हेल्प नहीं की ज्यादा कंपनीज की। मुझे लगता है कि ये ओवरली ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो प्रेजेंट किया गया है कि अनलॉक 1 में डिमांड वापस आ गई है। इट इज नॉट क्लियर कि ये पेंट अप डिमांड है। किसी के घर में 2 महीने लॉकअप होने से उसको पता लगा कि उसका फ्रिज नहीं चल रहा, टीवी नहीं चल रहा, उसने पहले दिन जाके खरीद लिया, डजंट शो एनीथिंग। सो अभी कोई अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हुई है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि किसी को नहीं पता लगता, हमें कौन सा पूरा पता है कि क्या होना चाहिए। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम बुलिश हैं कि बेरिश हैं, हमें कहना चाहिए कि जी हम कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन हमें रिग्रेट मिनिमाइज करना है कि अगर मार्केट नीचे गिर गई तो हमें बहुत बुरा ना लगे, अगर मार्केट ऊपर चली जाए हमें ना लगे कि हमें तो पता था, क्योंकि किसी को नहीं पता। इसलिए आप जो वी कैन टॉक, कुछ स्टॉक्स खरीदें, कुछ कैश रखें और शांति से बैठें। कोई आपने अगर पूरा डाल दिया और बढ़ भी गया, उसमें आपकी इंटेलिजेंस कम है, वो लॉटरी ज्यादा गिनी जाएगी और उसमें किसी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो सर कितना कैश रखें? आप अपना इस समय कैसे पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं? लॉन्ग कितने हैं, शॉर्ट कितने हैं, कितने पैसे इन्वेस्टेड है आपके मार्केट में? ये थोड़ा हमें बताइए।
एक्चुअली क्या है कि उस फंड में जो हम जिसकी बात करते हैं लॉन्ग शॉर्ट फंड, उसमें तो क्योंकि हम हमेशा ही शॉर्ट होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम हर वक्त ही थोड़े सेफ चल रहे होते हैं। तो उसमें हमारा लॉन्गर टर्म एवरेज रहा है 60% नेट का, नेट एक्सपोजर का, मतलब 90 to 100% लॉन्ग एंड 30 to 40% शॉर्ट, ताकि नेट 60 के करीब। अब वो नेट हमारा ज्यादा फर्क नहीं है, मे बी 55 होगा, बट 55 में मुझे लगता है कि आई एम नॉट फुली इन नॉट फुली आउट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत नेगेटिव हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ओवर एक्साइटमेंट गलत है। और इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि कई स्टॉक्स, अब जैसे मार्केट 15% या 20% गिरी है रुपी टर्म, उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए? तो उसको आप ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हर साल जी मार्केट को 12, 15, 16% के रिटर्न्स होते हैं हिस्टोरिकली, अगर लॉन्गर टर्म देखा जाए। आपने एक साल मार्केट का या कॉर्पोरेट का बिल्कुल खत्म कर दिया, सो 2021 की बात ही ना कीजिए, तो अब आप स्ट्रेट 21, 22 की बात कीजिए। तो उसके लिए इस साल के जो कंपनीज ने रिटर्न बनाने थे, जो ग्रोथ होनी थी, वो लेटेस्ट से वी हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम द सीन। तो उसके लिए आपको 15% की करेक्शन मिल गई, जो एक साल का अदरवाइज रिटर्न होता है। आपने एक साल का रिटर्न वेस्ट कर दिया, तो फेयर है। लेकिन इस मार्केट में अभी भी स्टॉक्स हैं जो 20-25% ऊपर हैं। अब इस मार्केट में अनलेस कि आप क्लियर बेनिफिशियरीज हो इस प्रॉब्लम के, आप किस खुशी में 25% अप है, जैसे हमारा बिगेस्ट रिटेलर कंपनी इन इंडिया। क्योंकि अगर पूरा साल ठीक रहता, उनकी सेल पूरी हर वक्त रहती, तब आपको 25% ऊपर बढ़ने का मतलब रिटर्न मिलता। तो सिंपल बात है कि जो स्टॉक्स 20, 25, 15% डाउन है, वो मुझे नए खरीदने के लिए एटलीस्ट दे आर इन द गेम। अगर आपका स्टॉक अप है, जो हमारे भी कुछ होंगे स्टॉक जो अप है थोड़े बहुत, या डाउन है 2-4%, अब हमने सारे नहीं बेच दिए, लेकिन हमने 3 स्टॉक्स कंज्यूमर के बेच दिए जो हमारे पास कई सालों से थे। कि भाई अगर आप एक साल वेस्ट कर रहे हैं इफेक्टिवली, तो आपकी 60p नहीं चल सकती ऐसे। 60p का मतलब है हमें नहीं पता कहां से आपकी ग्रोथ आ रही है। ये नहीं कह सकते इकोनॉमी खराब है, इकोनॉमी खराब है उसके लिए 15%, 20% करेक्ट होइए, फिर हम रखेंगे। तो ऐसे मिक्स एंड मैच करके करना पड़ता है। बट व्हाट आई मीन इज, ये भी नहीं कह सकते कि दिस इज द बेस्ट टाइम एवर टू इन्वेस्ट इन इंडिया, कल से बुल मार्केट शुरू हो जाएगी, इंडिया इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल है, आपके कुछ स्टॉक्स खत्म हो गए हैं क्योंकि वो बहुत डायरेक्टली हिट हुए हैं, एंड मोस्टली अगर 20% डाउन है उस यूनिवर्स में चूज करें। उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, कुछ टेक आ जाता है, कंज्यूमर भी आ जाता है, वो ठीक है रेंज। बट अगर कोई स्टॉक अप है, पुराना है, रखिए, नए लेने का क्या मतलब है। जी अरोड़ा साहब, एक और इशू हमारे देश में फिलहाल चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर आज सुनवाई कर रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई बैंक्स को लोन्स पर ब्याज माफ कर देना चाहिए, और इस पर कोई राय अभी तक व्यक्त नहीं हुई है कि जो ब्याज बैंक्स पे करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर, उस पर क्या राय ली जाए। आप बताइए, क्या ये प्रैक्टिकल है? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि भाई आप लोन्स पर ब्याज माफ कर दीजिए लेकिन टाइम डिपॉजिट्स पर पैसा दीजिए, तो हमारे बैंकिंग सेक्टर का क्या हाल होगा? बैंकिंग सेक्टर की बात ना करिए जी, हिंदुस्तान ही खत्म हो जाएगा। 5-5 साल तक कोई इन्वेस्टर इंडिया नहीं आएगा अगर एक्चुअली किया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की रही है कि वो पहले आपको डराते बहुत हैं। जैसे वोडाफोन में उन्होंने कहा आप गवर्नमेंट को बुलाओ, इनको बुलाओ, कल पैसे दो। वो 3 महीने से कुछ किसी को पता भी नहीं था कल तक कि उनकी हेयरिंग होनी है, और कल कहते हैं जी अच्छा अब आप बताओ कि इंस्टॉलमेंट में देने। अब बिना बात पे 3 महीने तक किसी इन्वेस्टर का 10 रुपए का शेयर 3 हो गया, किसी का 3 रुपए का शेयर 10 हो गया, और एंड में आप वही कर रहे हो जो पहले करेक्ट था। ये उसी तरह हुआ जैसे येस बैंक में हुआ कि येस बैंक में अगर आपने बैंक एफडी नहीं सॉरी डिपॉजिट्स को गारंटीड ही थे, तो पहले एक दिन क्यों डराया? उस एक दिन डराने में वो बिना बात पे इंडसइंड में रन हो गया, वो आरबीएल में रन हो गया, वो लोगों ने छुट्टियां लेके लाइनों में लग गए फ्राइडे को, क्योंकि थर्सडे नाइट को आपने कहा जी हमने टेक ओवर कर लिया है एंड अब देखते हैं, और फिर रात को कहते हैं अगले दिन कि अच्छा जी अब ठीक है अब हमारे फिर बिना बात पे उस एक दिन के चक्कर में आपने पूरी वॉलेटिलिटी 5 और स्टॉक्स में पब्लिक में लोगों की लाइफ में कर दी। सेम थिंग विद दिस, ये किसी भी हालत में अगर हुआ तो इट विल बी अ डिजास्टर। ये तो हम सोच भी नहीं रहे कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसका तो कोई वो नहीं है।
दैट विल बी वेरी बैड। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि बैंक को क्या होगा और बैंकिंग स्टॉक को क्या होगा, दैट इज द एंड। ऐसे थोड़ा वर्ल्ड चल सकती है कि एक आदमी आगे कहे कि जी मैंने इंटरेस्ट नहीं देना है तो होगी कहानी, ऐसे नहीं काम होता। हर आदमी अपना अपना रिस्क लेता है इसमें। इसको तो सोचिए भी मत कि इसके बाद कोई जस्टिफाई कर पाएगा हमारे इंडिया की पॉलिसीज को, ऐसे नहीं चल सकता। तो इसलिए हम अभी अज्यूम कर रहे हैं कि ये इसमें ये भी, हाँ जी आपसे समीर साहब ये सवाल था, लेकिन जिस हिसाब से हेलीकॉप्टर मनी अमेरिका की तरफ से और सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से छोड़ा गया, जिसके चलते नैस्डैक और फैंग शेयर्स ऑल टाइम हाईज पर पहुंच गए, ये बताइए ये लिक्विडिटी पर ब्रेक ही लगा है ना, यही समझना चाहिए? ये सब लोग मिलकर वापस आने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका की बाजार की घबराहट को देखकर दुनिया भर के देखिए बाजार आज सहम गए हैं। ये आपका एनालिसिस क्या कहता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये एक आध दिन की बात है और वापस से सुधर जाएगा, या आप थोड़ा टफ समय के लिए हम इस समय अपने आप को तैयार करें? नहीं, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सुधर जाएगा, क्योंकि उन्होंने चेयरमैन पावेल ने परसों ही बोला कि वो अभी 2022 तक तो इंटरेस्ट रेट, उन्होंने एग्जैक्ट लाइन क्या है, आई विल नॉट इवन थिंक अबाउट इंटरेस्ट रेट हाइक। कि अभी तो सोचने का भी नहीं सोच रहे कि एक दिन सोचना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, और वो तो और पैसे डालने को तैयार है। सेकेंडली उनकी जो कुछ कंपनीज ये जो चली हैं वो एक्चुअली जस्टिफाइड है, क्योंकि उनको एक्चुअली बेनिफिट हुआ है इस प्रॉब्लम से, बिकॉज आप और ऑनलाइन चले गए, आप ज्यादा नेटफ्लिक्स देखने लग गए, आप ज्यादा अमेजोन पे ऑर्डर करने लग गए। तो उनको आप ऐसे भी नहीं कह सकते प्योर एंड सिंपल कि ये तो जी पंपिंग से हुआ है, ऑल्दो पंपिंग ऑफ कोर्स हेल्प। सेकेंडली वहां पे इंटरेस्ट रेट्स हो गए नियर जीरो, एंड वहां पे पहले वो यूरोप वगैरह के मुकाबले में ज्यादा इंटरेस्ट था थोड़ा 2% का, अब वो भी उनका नियर जीरो हो गया। तो वहां पे तो मुझे लगता है घूम फिर के मार्केट ठीक हो जाएगी। और हम जो कि हमारी अपनी तो वो खत्म हो चुकी है कि हम अपने बलबूते पर चले, तो थोड़े दिनों बाद हम भी थोड़े बहुत ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम अंडर परफॉर्म करते रहेंगे जैसे कि हम आजकल कर रहे हैं। जी अरोड़ा साहब, ये बताइए कि ये जो कोविड की परेशानी है ये तो हमारे साथ है ही, और जब तक कि एक प्रूवेबल वैक्सीन नहीं आता ये चलती ही रहेगी। इस हिसाब से आप लॉन्गर टर्म अपने पोर्टफोलियोज में कोई फेरबदल कर रहे हो, क्योंकि डिमांड आपको उतनी आती हुई नहीं दिखेगी, सैलरीज में दिक्कत है, कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर लॉजिस्टिकल नाइटमेयर्स आ रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल की तरफ हो चाहे वो कंज्यूमर की तरफ हो। किस हिसाब से आप इस पोस्ट कोविड वर्ल्ड को देख रहे हैं 6 महीने के बाद? करेक्ट, तो इसमें हमने किए हैं जी चेंजेस। तो पहली बात यह है कि जैसे हमने एनबीएफसीज में हमारे पास थी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी, वो हमने जीरो कर दी, ओके, मार्च में अप्रैल में। उसके बाद हमारे पास एक थी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, वो हमने जीरो कर दी ऑन द बेसिस कि अगर रेवेन्यू लाइन मोस्टली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है इन सबका, तो अगर आपके 30-35% एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कम हो गए लेट्स से, क्योंकि सब इक्विटी के लिए ही ज्यादा फी देते हैं और इक्विटी में ट्रेल मिलते हैं और इक्विटी में, तो वो भी हमने जीरो कर दी। उसके बाद हमने छोटे बैंक जो क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स को देते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसको भी हमने जीरो कर दिया ऑन द बेसिस कि इस प्रॉब्लम की सबसे कोविड की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल को, माइक्रो बेसिकली बिजनेसेस को। उसके बाद हमने कंज्यूमर में जो कंपनियां 60p पे चलती हैं ऑन द बेसिस की है, तो जी हर साल 15-20% इनकी अर्निंग ग्रोथ होती है, जो कि इस साल किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि इस क्वार्टर में, ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है, रेवेन्यूज विल बी डाउन 50-60%, तो आप जो भी करें फ्लैट टाइप होगा। तो फ्लैट टाइप के लिए आप 60p चलना अलाउड नहीं है आपको हमारे हिसाब से, तो हमने तीनों बेच दिए। उसके बदले में हमने एक दो फार्मा ले लिए और एक रिलायंस का वेट काफी बढ़ा दिया। तो ये करके हमने अपनी तरफ से हम न्यू कोविड के पोस्ट कोविड में हो गए तैयार। और उसमें टेक सेक्टर वी ऑलवेज हैड एंड कंज्यूमर अदरवाइज वी हैव व्हाट टू डू, तो वही हमारे सेक्टर है, खाली वेट चेंज हो गए और ये 3-4 चेंजेस हमने कर दिए, 5-6 चेंजेस कह सकते हैं अगर आप दोनों गिने कि क्या खरीदा और क्या बेचा। बट ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग,
अभी हमें ये कहना आसान नहीं है कि किस में बुलिश है किस में बेरिश है, आप कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए केयरफुल होके चलें और पूरा आउट नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करता है फिर ऑब्वियसली वो ही इज इन्वेस्टेड इन द मार्केट इन द सेंस कि उसको हर वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसके हिसाब से वो व्यू लेता है, चाहे फंड मैनेजर हो या पर्सनल इंटरव्यू हो। तो ये नहीं कह सकती आप मार्केट को बंद करके अब आप बुक्स पढ़िए 2 महीने, ऑल्दो दैट आल्सो वुड नॉट बी अ बैड आइडिया अगर पहले से इन्वेस्टेड है। लेकिन ये नहीं मैं कहना चाहता कि क्योंकि जी मार्केट 15% डाउन हो गई है तो इससे तो बेटर मौका आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा सर, मैं आपका ट्विटर हैंडल फॉलो कर रहा था इस पूरे कोविड के दौरान। आपने जो बढ़िया बढ़िया मैजिक ट्रिक्स सीखी हैं और सिखाई हैं सब लोगों को, बड़ा देखकर हम लोग बाजार वालों को बड़ा मजा आ रहा था। ये बताइए आपकी बिगेस्ट लर्निंग क्या रही है इस कोविड के दौरान? बिगेस्ट लर्निंग रही है कि मैं एक कमरे में बैठ सकता हूँ, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं तो टेबल चेयर पे बैठता हूँ जब ऑफिस टाइम में, ओके मतलब मार्केट टाइम बेसिकली। एंड मेरे को कोई, क्योंकि एक्चुअली सिंगापुर में क्या है कि सिंगापुर वैसे कंफर्टेबल जगह है, हम वॉक के लिए जा सकते हैं, बुक्स में वैसे ही पढ़ता था तो वो सब ठीक है, मतलब आई कैन सर्वाइव। बट एक्चुअली क्योंकि मेरी फैमिली इंडिया में है, मेरे फ्रेंड्स इंडिया में है, मेरे एम्प्लॉयज बॉम्बे में है, वो दिल्ली बॉम्बे से मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं सबको बोलता हूँ बाहर ना निकलना, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग आके बोलते हैं कि जी इकोनॉमी को खोलो और ये होगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को क्या बोलते हैं कि आप कल मॉल जाओ और हमारी इकोनॉमी की हेल्प करो, या आप अपने स्कूल मेट्स के साथ रेस्टोरेंट में जाके बैठो, या खाली दूसरों को बोलते हैं कि इकोनॉमी खुली होनी चाहिए और आप घर बैठे। क्योंकि मैं घर बैठा हूँ इसलिए मैं ये नहीं कहता इकोनॉमी जरूरी है खुलनी हो, तो मुझे पता है कि हमारे पोर्टफोलियो को, इन्वेस्टर्स को उससे फायदा होगा, क्योंकि ना मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और मोस्टली ना मेरे इन्वेस्टर्स। लेकिन वर्ल्ड एक दूसरे को बोले जा रही है कि इकोनॉमी खोलो जी और बाहर जाओ और फ्लाइट पकड़ो और ये करो और वो करो। सो ये दिखाने के रंग और एक्चुअल वो थोड़े अलग है मुझे लगता है। आप पूछें जब नेक्स्ट कोई आके आपको बोले कि इकोनॉमी खोलनी बड़ी जरूरी है, कि आप उस खोलने में क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। खाली ऑफिस जाके मास्क पहन के अपने कैबिन में बैठने को अगर खोलना कहते हैं तो वो तो हम भी कर सकते हैं यहाँ पे। जी अरोड़ा साहब, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बात की है इकोनॉमी खोलने की। मैं 2 सेक्टर्स पर आपकी राय दोबारा लूंगा। थोड़ी देर पहले आपने कहा 1-2 फार्मा स्टॉक्स आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। कोविड की परेशानी जग जाहिर है, और अगर लोग फार्मा सेक्टर को ट्रैक कर रहे हो पिछले 20-25 साल से, तो जो एड्स की परेशानी आई थी उसमें इंडियन फार्मा कंपनीज ने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लोबली मदद करी थी। क्या जो कोविड की परेशानी है ये आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखता है इन कंपनीज के लिए, या ये लगता है आपको कि 15-18 महीने तक परेशानी होगी और फिर यूएसएफडीए दोबारा दिक्कतें करने लगेगा हमारी कंपनीज के बारे में? क्या कोई ऐसा क्लियर ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, या ये एक शॉर्ट टर्म बेट होगी फार्मा स्टॉक्स पर? हमारे लिए तो ये शॉर्ट टर्म बेट ही गिनते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता कि कोविड से एक्चुअली फार्मा कंपनीज को बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि जैसे लोग स्टॉक खरीद रहे हैं, हमने भी खरीदे था, आई एक्सप्लेन। बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर बीमारी कोविड की है तो उससे ये थोड़ा है कि आप हार्ट की ज्यादा दवाइयां लेने लग जाएंगे या डायबिटीज की ज्यादा दवाइयां लेने लग जाएंगे। एंड नाइदर गवर्नमेंट हैज मनी कि वो अब इसलिए ज्यादा प्रोग्राम्स करेगी पब्लिक के लिए, वो कुछ नहीं होने वाला। इसका फायदा ये हुआ है व्हाट यू सेड कि यूएस गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने मे बी इंडिया ने हाइड्रो व्हाटएवर ऑक्सीक्लोरीन व्हाटएवर भेज दिया तो उससे खुश होकर उन्हें अप्रूवल दे दी। एंड सेकेंडली मेरा ये मानना है कि क्योंकि हम हर साल देखते हैं कि अगर 300 कंपनीज, जो टॉप 300 कंपनीज को हम देखें तो हर साल 80-90 कंपनीज डू वेरी डिफरेंट, दैट मींस द 90th कंपनी डज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंडेक्स। मतलब अगर आप 90th कंपनी तक भी पहुंच जाएं इन परफॉर्मेंस, जो पता नहीं होता पहले की कौन सी का होगा, मेरा मतलब कि 90 कंपनियां बड़ा अच्छा करती हैं, तो हमारा बेट ये 300 में से 30%। तो हम हर वक्त ये सोचते हैं कि अब इस समय ये सेक्टर, ये कंपनी का चांस है क्या कि टॉप 30% ऑफ इंडियन कंपनीज में आ जाए परफॉर्मेंस के लिए। उसके लिए एक तो वो कंपनी को अच्छा होना जरूरी है, बट आजकल ये है कि बाकी कंपनीज खराब हो गई हैं बिकॉज दे हैव बीन रिलेटिवली नेगेटिवली अफेक्टेड। तो उस गेम में हमने कहा कि यार हमारे पास फार्मा नहीं है, देयर इज अ पोटेंशियल, क्योंकि आपने एनबीएफसी को खराब कर दिया, आपने
एंटरटेनमेंट बिजनेस को खराब कर दिया, आपने मॉल कंपनी को खराब कर दिया, कोविड से हो गया, तो मोस्ट प्रॉब्ली रिलेटिव परफॉर्मर में डिफेंसिव आगे हो जाएंगे। इट डज नॉट रियली मीन कि उस कंपनी में कुछ चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन वो क्योंकि फार्मा सेक्टर, हर कंपनी अलग अलग चीजें कर रही है, किसी की अप्रूवल आती है, किसी की नहीं आती है, तो यू कांट इवन कॉल इट अ सेक्टर। इट्स नॉट द केस इन बैंक्स, जहाँ सेम फैक्टर से चलता है, एनबीएफसी सेम फैक्टर से चलता है कि इंटरेस्ट रेट कैसे है, कंज्यूमर क्रेडिट कैसा है, सबको फायदा या नुकसान होता है। फार्मा में आपकी ड्रग अप्रूव हुई तो आपका स्टॉक चलना चाहिए, दूसरे से क्या मतलब है उसका, और वाइसी वर्सा। तो मुझे फार्मा सेक्टर इसलिए नहीं पसंद बिकॉज इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड कि आपको क्या एफडीए करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमने इसलिए स्टेडी सिंपल ऑब्वियस वाले स्टॉक खरीदे हैं दो, जस्ट बिकॉज वी फील कि रिलेटिवली इनको फायदा ये हुआ है कि इनको नुकसान नहीं हुआ, बस यही फायदा है और कोई फायदा नहीं। सही बात है बाब। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर आपसे, ऑटो सेक्टर पर दुनिया भर में इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लॉकडाउन जब ईज किया गया तो कुछ 2 व्हीलर्स की डिमांड बढ़ गई, 4 व्हीलर्स की डिमांड बढ़ गई, और हमारे यहाँ भी देखिए कई ऑटो शेयरों ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, खासतौर पर रूरल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी स्कॉट्स वगैरह ने। आपका टेक जानना चाहता हूँ, ऑटो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस समय? ये जी ऑटो में ट्रैक्टर को, हमारे पास भी ये कंपनी है, लेकिन इसको नहीं हम गिन रहे ऑटो में, ये इसका अलग है। हम बात कर रहे हैं 4 व्हीलर की, लेट्स से, या 2 व्हीलर की। तो उसमें मुझे ये बात तो बिल्कुल नहीं ठीक लगी कि बिकॉज ऑफ कोविड हर आदमी कहेगा कि मैं पर्सनल व्हीकल यूज करूंगा, बिकॉज पर्सनल व्हीकल जिस आदमी को यूज करने के पास पैसे थे वो अपनी तरफ से कभी भी ले सकता था, और सेकेंडली अभी जॉब ग्रोथ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, सैलरी कट हो गए, वेजेस कट हो गई, तो अब आप गाड़ी लेके जाएंगे कहाँ? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी होना चाहिए, सेकेंडली पार्किंग, वो ड्राइवर, वो कहानियां तो फिर शुरू हो जाएंगी। तो मुझे ये स्टोरी बिल्कुल नहीं लगी कि मे बी थोड़े बहुत लोग ले लेंगे हु आर एनीवे रिच एंड कुड हैव बॉट इट एनी टाइम, पर ये मुझे बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज नहीं लगता कि पर्सनल व्हीकल लोग ज्यादा लेने लग जाएंगे, क्योंकि दैट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ योर व्यू, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपको केपेबल होना चाहिए टू से कि अब मैं ट्रेन में नहीं जाऊंगा, मैं कार में जाऊंगा या मैं स्कूटर में जाऊंगा। ये इतना आसान काम नहीं है, तो इसलिए हमने तो कोई नहीं लिया, खाली हमारे पास एक ट्रैक्टर कंपनी है, बिकॉज यही कि रूरल में थोड़ा लेस अफेक्टेड है बैडली, एंड मे बी पॉजिटिवली हो जाए शायद अगर ज्यादा गवर्नमेंट ने पैसे दिए, एंड जनरली एज आई सेड इन अ रिलेटिव गेम दे आर बेटर ऑफ। We don't own any, in fact हम तो शॉर्ट में है कहीं। मुझे लगा था, मैंने आपके बीच में कुछ बयान सुने थे, कुछ वेबिनार्स जो आप कर रहे थे, मैं उसको ट्रैक कर रहा था और देख रहा था, मजा आ रहा था वहां पर भी, तो सोचा क्यों ना ये आपका व्यू आज सीएनबीसी आवाज पर भी हम एयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए। मैं ये खाली कहता था पेंट अप डिमांड को, सर प्लीज बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं खाली ये कह रहा था कि पेंट अप डिमांड को मिक्स ना करें सस्टेनेबल डिमांड से, क्योंकि शुरू में लोग कारें भी खरीदेंगे, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो 3 महीने बंद में उनकी कार ही नहीं चल रही होगी, या कुछ लोग एक्स्ट्रा चीजें करेंगे। ये 1-2 महीने बाद पता लगेगा कि ये खाली फ्रस्ट्रेशन विद द 3 मंथ पेंट है, या पीपल हु हैव द मनी, बट ये सस्टेनेबल स्टोरी होगी जब नॉर्मल पब्लिक आए। 1-2 महीने के इनिशियल हर चीज में आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो बंद मार्केट से शुरू हुआ है, बंद से जीरो से आप ग्रोथ लगेगी, ये मतलब। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।